सावित्री, आखिर तुमने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कैसे दी? तुम तुम कैसे मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे मुझे ठीक से अपनी देखभाल करनी नहीं आती है, तो फिर मैं इस मासूम से बच्चे की देखभाल कैसे करूंगा? मैं कैसे बच्चे को पालूंगा? कैसे इसे बड़ा करूंगा? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? तुमने तुमने ऐसा क्यों किया सावित्री? क्यों किया? भगवान जी, आखिर क्यों आपने मुझसे मेरी सावित्री को छीन लिया? अरे, इस मासूम से बच्चे की क्या गलती थी भला? इसके सर से आपने माँ का साया छीन लिया। क्या गलती थी इसकी, बताओ। कैसे ये नन्ही सी जान को मैं बड़ा करूंगा? कैसे पालूंगा पोसूंगा? बच्चे की परवरिश करने के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका माँ की होती है। पिता तो कमाने निकल जाता है, लेकिन माँ माँ बच्चे को पालती है, पोसती है। लेकिन इस मासूम से बच्चे का पता नहीं क्या दोष था जो भगवान ने इसकी माँ को इससे छीन लिया। राजेश, हम है ना बेटा, हम तेरे बेटे की देखभाल करेंगे। हम तेरे बेटे को पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। माँ, क्या दोस्त था मेरा? क्या दोस्त था इस मासूम से बच्चे का जो मुझसे मेरी पत्नी और इस मासूम से इसकी माँ को छीन लिया गया? बताइए माँ, बताइए। हमने किसका क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट दी? बताइए ना माँ, बताइए। बेटा, ऊपर वाले के हाथों में जीवन और मरण दोनों तय रहता है। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बहू का जीवन इतने ही दिनों का था। बहू का साथ हमारे लिए इतने दिनों का ही था बेटा। कहते हैं ना, जो इंसान अच्छे होते हैं भगवान उन्हें जल्दी बुला लेते हैं। भगवान को भी अच्छे लोगों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए भगवान ने सावित्री बहू को अपने पास बुला लिया। भैया, आप कब तक इस तरह रो रो कर अपनी हालत खराब करेंगे? भाभी को गए हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीने में मैंने कभी ऐसा दिन नहीं देखा जब आपकी आंखों में आंसू ना आए हों। भाभी देवी थी देवी। भाभी का जाना सचमुच बहुत अखरा है हम लोगों को भी। लेकिन भैया देखिए ना, जीवन एक ही व्यक्ति पर थोड़ी ना टिका रहता है। आप तो बस इस कमरे में बैठे बैठे रोते रहते हैं। अरे, बाहर निकलिए, 4 लोगों के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ थोड़ा अपना समय बिताइए। आप कब तक पीछे ही मुड़ मुड़ कर देखेंगे? आपके जीवन में अब आपका बेटा आ चुका है। आपको इसके लिए जीना है। इसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा भैया, खुश रहना पड़ेगा। मैं जानता हूँ भैया कि भाभी को भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी यादों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। जो अच्छे पल हमने भाभी के साथ बिताए हैं, उन्हीं अच्छे पलों को हम अपनी ताकत बनाएंगे और उन्हीं को याद करके खुश होकर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। भैया, बच्चे के बारे में सोचिए। इस तरह से आप रोते रहेंगे, ठीक से खाना नहीं खाएंगे, एक कमरे में अपने आप को बंद करके रोते रहेंगे तो आपकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी। इसलिए भैया, इसलिए आप आगे बढ़िए। पंकज, जिसके ऊपर बीतती है ना, वो जानता है। तूने तो कह दिया, कहना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। मैंने क्या खोया हूँ ये कोई नहीं जान सकता। सावित्री का मेरे जीवन में क्या क्या स्थान था ये कोई नहीं जान सकता है। जानते हैं बेटा हम कि सावित्री बहू तेरे लिए क्या थी। सचमुच सावित्री बहू देवी थी देवी। तेरे शादी के पहले जब एक्सीडेंट हुआ और तेरे पैर की हालत खराब हो गई थी, उस समय पर ऑपरेशन के दौरान एक नस दब गई थी तेरी, जिस समय पर तू अपाहिज हो गया था। जब सावित्री बहू के परिवार वालों को हमने तेरा रिश्ता भेजा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन सावित्री बहू तुझे बहुत प्यार करती थी बचपन से ही, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। और उसकी मेहनत और लगन के बदौलत ही आज तू अपने पैरों पर चल पाया है। उसने तुझे ठीक करने के लिए कितनी मेहनत की थी बेटा, कितनी मेहनत की थी। हाँ माँ, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी, घर में कोचिंग भी करवाती थी। इतनी मेहनत कर करके वो एक एक पैसा जोड़ती थी ताकि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज करा सकूं और जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। उसकी मेहनत रंग लाई। पूरे 4 सालों तक उसने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, अपना समय दिया, मुझे अपना पैसा दिया, अपनी मेहनत दी। आज उसके बदौलत ही मैं अपने दोनों पैरों पर चल पा रहा था और जैसे तैसे सब कुछ ठीक हुआ। जब 4 साल के बाद सावित्री गर्भवती हुई और भगवान ने एक सुंदर सा बेटा समय के अनुसार दिया। डिलीवरी के दौरान भगवान ने हमारी सावित्री को हमसे छीन लिया। बेटा, अब बस बहू की यादें रह गई हैं हमारे साथ और कुछ नहीं। जितना हम बहू के बारे में सोचेंगे उतना ही कम है, जितनी उसकी तारीफ करेंगे उतनी ही कम है। वो हमारे जीवन में, तेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई थी, जिसने एक नन्हा सा फूल हमारी गोदी में डालकर चली गई है। अब उस देवी को हमें अपनी कमजोरी नहीं, अपनी
आपकी ताकत बनाना है बेटा, ताकत बनाना है। वरना वरना वो ऊपर से देखेगी तो उसे कितना दुख होगा, ये बता तू। हाँ भैया, क्या आप ये चाहते हैं कि भाभी जब आपको ऊपर से देखे और आप इस तरह रोते हुए उन्हें दिखाई दे तो उनकी आत्मा कितनी दुखेगी, उन्हें कितना कष्ट होगा? ये बात आपको अच्छी लगेगी क्या? नहीं नहीं, मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता। वैसे भी मेरे साथ रहकर बेचारी संघर्ष ही की है, उसे सुख मिला कहाँ है? तो बस फिर भैया, आपको वही करना होगा जो हम आपसे कहेंगे। आप खुश रहिए, दोस्तों के साथ उठिए बैठिए, दुकान जाइए। दुकान में रहेंगे तो आपका थोड़ा मूड भी फ्रेश होगा। 4 लोगों के साथ रहेंगे तो भाभी की तरफ से आपकी थोड़ी यादें हटेंगी, और एक कमरे में अकेले बंद रहेंगे तो आपको उनकी यादें खा जाएंगी एक दिन। ठीक है पंकज, आज से मैं दुकान आऊँगा, जाऊँगा, 4 लोगों के साथ बैठूंगा, उठूंगा। भाई और माँ के समझाने पर राजेश अब अपने कमरे से थोड़ा बाहर निकलने लगा था। 4 दोस्तों के साथ बैठना, उठना, घूमना थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा था। राजेश तो अपने बच्चे को संभाल ही रहा था, लेकिन राजेश जब अपने काम पर चला जाता था तो माँ अकेली पड़ जाती थी बच्चे को संभालने के लिए। अब माँ घर का काम करे कि अपने पोते को संभाले। मुन्ना सोया है, जब तक जल्दी से घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, अभी उठ जाएगा तो फिर रोने लगेगा। हे भगवान, ये बच्चा फिर उठ गया। मैं तो परेशान हो गई हूँ। छोटे से बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है। मैंने भी अपने 2 बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, लेकिन उस समय पर मैं सब कुछ कर सकती थी। अब मेरा शरीर साथ नहीं देता है। उम्र के साथ साथ अब मैं कमजोर होते जा रही हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मेरा शरीर साथ देना छोड़ रहा है। अब तो मैं राजेश से बात करूंगी। चलो, बड़ी मुश्किल से सोया है। एक काम करती हूँ, अब जल्दी से जाकर खाना बनाने लगती हूँ। 8 बज गए हैं रात के, अभी तक खाना तक नहीं चढ़ा है मेरा। बच्चे लोग आ जाएंगे तो खाना खाना पूछेंगे। सो गया मुन्ना? हाँ बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, आज तो मुझे इसने इतना परेशान किया है। अब मैं बूढ़ी औरत घर देखूं कि बच्चा संभालूं, मुझसे ये सब नहीं होता है। तो एक काम कर, दूसरी शादी कर ले बेटा। बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा और तुझे भी सहारा हो जाएगा और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? दूसरी शादी? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। आपको पता है ना कि सावित्री की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। मैं जानती हूँ बेटा कि तू बहू से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू उसी के भरोसे बैठी रहेगा, उसकी यादों के भरोसे बैठी रहेगा। कब तक इस तरह अपना जीवन काटते रहेगा? अरे तुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे भी सहारे की जरूरत है। माँ, जब तक मैं दुकान में रहता हूँ तब तक आप मुन्ने को संभालिए, उसके बाद मैं संभालूंगा आकर। और रही घर के काम की दिक्कत, तो मैं घर में खाने से लेकर बर्तन से लेकर झाड़ू पोछे कपड़े सब कुछ करने वाली एक बाई लगा देता हूँ। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तब तो आप बच्चे को अच्छे से संभाल पाएंगी ना? बोलिए। नहीं बेटा, तो मेरी बात नहीं समझ रहा है। मैं नहीं संभाल पाती बच्चे को, मेरी कमर में दर्द होता है, बार बार रोता है बच्चा, उसे लेकर घुमाना पड़ता है। अब तुझे पता है बेटा, मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है। दुख काटते काटते मेरी ये समय आ गया है। अब मैं कब तक इस तरह जिम्मेदारियों का बोझ ढोते आऊंगी? शादी होकर इस घर में आई तो गरीबी का बोझ उठाया मैंने। तेरे पापा के साथ खेतों में जाकर काम करती थी, लोगों के खेतों में। उसके बाद जैसे तैसे तुम दोनों हुए, तुम्हारे होने के बाद तुम्हारे पापा चल बसे इस दुनिया से। तेरे पापा के जाने के बाद तुम लोगों को पालने पोसने की जिम्मेदारी भी मेरे कंधे में आ गई। अब तुम लोगों को पालने पोसने के लिए दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करना, ये सब करके मैंने तुम लोगों का भरण पोषण किया। तू बड़ा हुआ, तूने घर की जिम्मेदारी उठाई, तेरी शादी हुई। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो रहा था कि भगवान ने बहू को छीन लिया। कहाँ तक मेरा शरीर चलेगा तू बता बेटा। इसलिए तुझसे बोल रही हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। शादी कर लेगा तो बच्चे की जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। मुझे बहू चाहिए बेटा इस घर में, काम वाली बाई नहीं। मैं बहू चाहती हूँ इस घर में। बहू के आने से रौनक हो जाएगी। बहू चाहिए ना आपको, तो पंकज से बोलिए, पंकज शादी करेगा। अब उसकी भी तो उम्र 25 साल की हो गई है, कब शादी करेगा? आने दो आज पंकज को, मैं बात करता हूँ। इसका मतलब तू जीवन भर इसी तरह अकेले अपने जीवन काटेगा क्या बेटा? हाँ माँ, सावित्री की यादों के सहारे मैं अपना जीवन गुजार लूंगा। अरे आज क्या बात है, इतने समय तक माँ बड़े आराम से बैठी है। इतने समय तो माँ किचन में रहती है। क्या हुआ माँ, तबीयत तो ठीक है आपकी? पंकज, अब माँ कब तक इस तरह अकेले अकेले काम करती रहेगी? तू शादी लायक हो गया है, तू शादी कब करेगा बता। तू कहे तो हम अच्छी सी लड़की देखकर तेरा रिश्ता तय कर देते हैं। बता मेरे भाई। भैया, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, शादी आप कर लीजिए। आप शादी कर लेंगे तो बच्चे को माँ और माँ को एक बहू मिल जाएगी, जिससे माँ के कंधे से घर का काम भी हल्का हो जाएगा और बच्चे को
संभालने के लिए उसकी माँ भी मिल जाएंगी। तो ठीक है, तू ऐसे मानने वाला नहीं है। अब तू मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। मैं जिस लड़की को तेरे लिए चुन लूंगा तो उसी लड़की से शादी करेगा। भैया भैया मेरी बात तो सुनिए, सुनिए भैया। बेटा यदि तुझे कोई दूसरी लड़की पसंद है तो तू बता दे, तू ही शादी कर ले। कम से कम राजेश तो नहीं मान रहा है शादी करने के लिए, कम से कम तू ही शादी के लिए राजी हो जा। भैया माँ, मैं आप लोगों से बहुत पहले ये बात बताने वाला था, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाया। लेकिन आज जब ये बात निकली है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड है। हम दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यदि आप कहें तो कल हम उसके घर चलते हैं रिश्ता लेकर। ये हुई ना बात, मतलब कल हम लोग रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। माँ अब तो आप खुश हैं ना? अब तो हम इस घर में बहू लेकर आएंगे। अब तो आपकी छोटी बहू इस घर में आने वाली है। आप खुश हो जाइए। भैया मानसी बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझे बहुत प्यार करती है और वो इस घर में आएगी तो देखना, इस घर को भी स्वर्ग बना देगी। मुन्ने को माँ की तरह प्यार करेगी, चाची बनकर नहीं, उसकी माँ। बेटा हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो इस घर के साथ साथ इस बच्चे को भी अच्छे से संभाल सके। माँ कल हम लोग उनके घर चलेंगे रिश्ता लेकर। ठीक है बेटा। पंकज और पंकज का भाई राजेश, पंकज की माँ, तीनों मानसी के घर जाते हैं और मानसी के घर जाने के बाद दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। थोड़े ही दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। मानसी अब पंकज के घर आ चुकी थी। बेटा तुम्हारे आने के बाद तो जैसे इस घर में फिर से रौनक लौट कर आ गई है। बड़ी बहू के जाने के बाद ये घर एकदम वीरान हो गया था, सुनसान हो गया था, लेकिन तुम्हारे आने से हमारा घर फिर से अब घर लगने लगा है। तुमने हमारी जिंदगी में आकर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा, बहुत बड़ा एहसान किया है। बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे बेटा पंकज के साथ साथ घर के सभी लोगों का अच्छे से ध्यान रखो। और बेटा मुन्नी का ध्यान भी तुम्हें माँ बनकर रखना है। ये मत सोचना कि तुम इसकी चाची हो। जी मम्मी जी, बिल्कुल, कभी आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ मम्मी जी, जो पंकज जैसे इंसान पति रूप में मुझे मिले हैं। माँ जैसी आप मुझे मिल गई हैं। और भगवान ने देखिए ना, इस नन्हे मुन्ने बच्चे को मेरी गोद में दे दिया है। बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया मुझे, तो किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। लाइए, आशा मुन्नी की देखभाल मैं कर लूंगी। बेटा अब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हुई। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो बेटा। मैं अब निश्चिक्र हो गई हूँ मुन्नी की तरफ से। इसे खूब प्यार देना बेटा और बहुत अच्छे से रखना। बिन माँ का बच्चा है, कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम इसकी माँ नहीं हो। हाँ मम्मी जी बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। पंकज के साथ साथ ये पनौती भी मेरे सर पर बन गई है। शादी होते देर नहीं कि बिन बच्चे की माँ बन चुकी हूँ मैं। अरे बहू ये क्या, तुमने मुन्नी को टेबल पर क्यों लेटा रखा है? वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। ये क्या किया तुमने? वो मम्मी जी, वो क्या है ना मम्मी जी, साड़ी में मेरा पैर फंस रहा था, इसलिए बस मैं मुन्नी को टेबल पर लिटाकर साड़ी ऊपर कर रही थी अपने पैरों से, बस इसलिए मैंने मुन्नी को ऊपर सुला दिया था। अरे बेटा सर पर घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हारे कोई ससुर नहीं रहते हैं। रही तुम्हारे जेठ की बात, तो वो तो तुम्हारे भाई के समान है। तुम ज्यादा परेशान मत हुआ करो। तुम ये घूंघट उंघट हटा दो बेटा, किसी दिन इस तरह गिर पड़ जाओगी तो आफत में पड़ जाओगी। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी आपकी बात का। बहू यदि तुम्हें काम करने में दिक्कत हो रही है बेटा, तो एक काम वाली बाई भी रख देते हैं घर में। अब तुम बच्चा संभालोगी कि घर का काम देखोगी? बस हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल होनी चाहिए। जी मम्मी जी। हाँ तो ठीक है बेटा, एक काम वाली बाई कल से आ जाएगी घर पे, वो घर का सारा काम करेगी, तुम बस बच्चे की देखभाल करना। जी मम्मी जी ठीक है बेटा। लाओ अभी मुन्नी को मैं अपने साथ लेकर जाती हूँ, तुम जो काम बचा हुआ है उसे कर लो। चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि ऐसा करने से कम घर में काम वाली बाई तो लग गई। अब इसी पनौती की देखभाल बस करनी पड़ेगी मुझे। आराम से बिस्तर में पड़ी रहूंगी, घर में बाई सारा काम कर देगी। सबसे पहले जाकर इस साड़ी को चेंज करती हूँ। मानसी बहू, मानसी बहू, मानसी बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मानसी, ये बुढ़िया मुझे चैन से सोने भी नहीं देती है। हाँ मम्मी जी, वो थोड़ा सर दर्द हो रहा था तो आकर लेट गई मैं बस। मानसी बेटा मैं सुशीला चाची के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर बच्चे को संभाल लो। जी मम्मी जी दिलाइए। बेटा मुन्ने का अच्छे से ख्याल रखना। जी मम्मी जी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं इस बिन माँ के बच्चे का, जिसने मुझे बिन बच्चे की माँ बना दिया है। यहीं बैठा रहना, यदि तू यहाँ से कहीं हिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बच्चे के कारण तो मेरा जीना हराम हो गया है। अब जाकर आराम कर लेती हूँ।
इस बच्चे को यहीं छोड़ देती हूँ, कहाँ और जाएगा ये। तू रोता रहे, चाहे रो रो कर बेहाल हो जा, लेकिन मैं उठने वाली नहीं हूँ। तेरे कारण मैं अपना सुख चैन नहीं छोड़ सकती। छोटी मालकिन, आप यहाँ खर्राटे मार रही हो और वहाँ मुन्ना अभी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा है। क्या है, क्यों शोर कर रही हो? बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी मैं, और आकर इतनी तेज चिल्ला रही हो कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है। लेकिन इतनी लापरवाही करना अच्छी बात नहीं है। मानती हूँ कि तुम इसकी माँ नहीं हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। अभी बच्चा सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा है। वो तो अच्छा हुआ कि उतने ही समय में दरवाजे पर आ गई, वरना इतनी ऊपर से गिरता बच्चा तो जिंदा रहता कि मरता। इसकी माँ तो मरकर चली गई, लेकिन मेरे पीछे ये आफत रूपी बच्चा छोड़कर चली गई। मैं क्या चैन की नींद भी ना ले सकूं इसके मारे। ये क्या तरीका है छोटी मालकिन? आप इतने छोटे बच्चे को क्यों मार रही हैं? गलती आपकी है और आप मार भी बच्चे को रही हैं। ये ठीक नहीं है मालकिन। मैं घर में सबको बताऊंगी, देखना आपकी हरकत। इस बिन माँ के बच्चे को सभी लोग कितना प्यार करते हैं, और आप इसे इस तरह से मार रही हैं। यदि घर वालों को ये बात पता चलेगी ना तो आपकी खैर नहीं है, समझ लेना आप। आज तो मैं सबको बताऊंगी। नौकरानी है तो नौकरानी की तरह रहे। इस घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं इसे मारूं पीटूं, चाहे इसे जो लगे जैसा लगे वैसा करूं, तो होती कौन है बोलने वाली? मैं नौकरानी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत नाम की भी चीज है। मैं अपने बच्चों की माँ हूँ। मेरे अंदर ममता है, बड़ी आई माँ की ममता बताने वाली। इसकी माँ तो मरकर चली गई है और मेरे पीछे ये बोझ छोड़कर चली गई है। जा, जिसे लगे उसे बता दे तू, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा है। राजेश बाबू, मालकिन, राजेश बाबू, ये तो सचमुच चली गई सभी को बताने के लिए। यदि इसके बात पर सबने भरोसा कर लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? यदि सच में बड़े भैया, मम्मी जी और हे भगवान, और पंकज तो मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि पंकज बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। और मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? शांता, रुको। शांता, तू बच्चे को लेकर क्यों घूम रही है? और मुन्ना क्यों रो रहा है? मालकिन, ये बिन माँ का बच्चा है, इसे अपने कलेजे से लगा कर रखिए। इसे आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं रख सकता। आप इसे छोटी मालकिन के पास ना ही छोड़े तो बेहतर होगा। तू कहना क्या चाहती है शांता? अच्छे से बोल, क्या हुआ हमारे बच्चे को? और बहू ने क्या किया है हमारे बच्चे के साथ? मालकिन, आप नहीं जानती हैं, जब आप लोग घर पर नहीं रहते हैं तो इस बच्चे पर छोटी मालकिन बहुत अत्याचार करती हैं। हे भगवान मम्मी जी, ये औरत एक नंबर की चालू है, चोरनी है, चोरनी। इस औरत को मैंने अलमारी से पैसे निकाल के देख लिया आपकी। वो तो अच्छा हुआ सही समय पर मैं मुन्ने को लेकर वहाँ पहुँच गई, और जैसे ही इसने मुझे देखा कि मैंने इसे देख लिया है तो ये पैसों को फेंककर मेरे बच्चे को उठाकर लेकर आ गई और बोला कि मैं सीढ़ियों से इस बच्चे को फेंक दूंगी यदि तुमने किसी को बताया तो। देखिए मम्मी जी, मेरे हाथ में सबूत है। अभी ये पैसे उठाकर लाई हूँ मैं आपके कमरे से, और बच्चे को बचाने के लिए दौड़कर भागी। क्यों झूठ बोल रही हो छोटी मालकिन? ऊपर वाले से डरो। इतना बड़ा लांछन मुझ पर लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा? क्यों झूठ बोल रही हो? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी के इस तरह चोरी नहीं करती हूँ। मैं मेहनत करती हूँ, 4 पैसे कमा कर अपने परिवार चलाती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा गलत काम नहीं किया है। अरे चल झूठी, तू कितनी बड़ी झूठी है, आज मैंने जान लिया। तुझ जैसी औरतें बड़े बड़े घरों में काम करके अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगती हैं। अरे तू समझ रही है कि इस घर में तू काम करके इस घर के पैसे जेवर लूट लेगी, लेकिन मेरे होते हुए तू ऐसा कर नहीं सकती। अरे तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकरों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तो लोगों को बहुत अच्छे से बहला फुसला कर उनसे अपनापन जताते हो, और फिर उसके बाद में उनके घर पे ही लूटपाट मचा देते हो। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, धक्के मार कर इस औरत को घर से निकाल दो। चोरनी है, चोरनी एक नंबर की डाकन है, डाकन। ये हमारे घर में चोरी करके हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ला, मेरा बच्चा मुझे दे। मेरी बात का यकीन करिए बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात का यकीन करिए, ये बच्चा इसके हाथों में सुरक्षित नहीं है। इसके भरोसे आप बच्चे को मत छोड़िए। और मैंने आपके घर में कोई चोरी नहीं की है बड़ी मालकिन, आप बोलिए तो। मैं आपके घर में इतने दिनों से काम कर रही हूँ, क्या इतना भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? कुछ तो जाना होगा आपने, मुझे बताइए बड़ी मालकिन। अरे चल झूठी, तो जैसी औरतों को मम्मी जी तो बहुत अच्छे से जानती हैं। तो जैसी 56 औरतें मम्मी जी के साथ में रोज उठती बैठती हैं। ला, मेरा बच्चा मुझे दे। बड़ी आई, खबरदार, जो तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश की। मेरे बच्चा, आज मेरे बच्चे को यदि कुछ हो जाता तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ती मैं। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। कहने के लिए तो ये मेरा जेठानी का बेटा है,
लेकिन लेकिन कुछ ही दिनों में ये बच्चा मुझे इतना प्यारा लगने लगा है, ऐसा लगता है जैसे मैंने ही इसे जन्म दिया है। अरे क्या हुआ? तुम सभी लोग इस तरह क्यों खड़े हुए हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? भैया जी, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी जो नौकरानी है ना, एक नंबर की चोर है, चोर। इसे इसे मैंने मम्मी जी की अलमारी से पैसे निकालते हुए देख लिया, तो इसने इसने अपने बचाव में बच्चे को लेकर वहां से भाग गई और बोल रही थी कि यदि तुमने किसी को ये बात बताई तो मैं बच्चे को सीढ़ियों से फेंक दूंगी। वो तो अच्छा हुआ जो मम्मी जी इन समय पर आ गई। मैं पीछे भागी इसके, लेकिन तब तक ये बच्चे को लेकर भाग गई थी और वो तो मम्मी जी सामने पड़ गई उसके, तो वो आज हमारा बच्चा हमारे साथ में है। दीदी, क्या बहू सही बोल रही है? नहीं भैया जी, ऐसी बात नहीं है भैया जी, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। माँ जी बच्चे को बहू रानी के पास छोड़कर पड़ोस में चली गई। तभी बहू रानी खर्राटे मार मार कर जोर जोर से सो रही थी और मैं नीचे जब आई तो बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब मैंने सीढ़ियों में जाकर देखा तो बच्चा बस सीढ़ियों से गिरने ही वाला था कि उतने में दौड़कर जाकर मैंने बच्चे को पकड़ लिया और बहू रानी को मैंने बोला कि बहू रानी, बच्चा गिर जाता और तुम यहाँ सो रही हो। तो इसने बच्चे को जोर से मारा और ना जाने क्या कुछ कहने लगी। बस यही बात के लिए जब मैंने बोला कि मैं घर वालों को सारी बात बताऊंगी। भैया, ये औरत झूठ बोल रही है भैया। मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या इस बच्चे के साथ? बताइए, ये मासूम सा बच्चा, ये भोले भाले बच्चे के साथ भला मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मम्मी जी ने मुझे इसकी जिम्मेदारी इसलिए सौंपी थी ना कि मैं अच्छे से इसकी देखभाल कर सकूं, तो मैं आप लोगों का भरोसा भला कैसे तोड़ सकती हूँ? मैं तो कहता हूँ भैया, इसे फौरन ही पुलिस के हवाले कर दो। यदि हमने आज इसे छोड़ दिया तो ये जाकर दूसरे घर में चोरी करेगी। ये तो हमारी मानसी का भला हो जो मानसी ने इन टाइम पर देख लिया, वरना ये औरत ना जाने हमारे घर पर क्या क्या चोरी करती। अभी की अभी इसे पुलिस के हवाले कर दो, मैं तो कहता हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है भैया? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करिए। मैंने तो आपके बच्चे को बचाया है। आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता। तू मेरी पत्नी पर लांछन लगा रही है, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। तू एक नौकरानी होकर तू मेरी बीवी पर लांछन लगा रही है। मैं जानता हूँ मानसी को, वो कितनी अच्छी औरत है। मम्मी, भैया, आप इसे देख क्या रहे हैं? भैया, अभी मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ और इसे पुलिस के हवाले करवाता हूँ। मालकिन, आप तो मेरी बात का यकीन करिए, मैंने चोरी नहीं की है मालकिन, मैं सच बोल रही हूँ। इस औरत को से आपके बच्चे को खतरा है। मैंने कुछ नहीं किया मालकिन, मेरी बात का यकीन करिए। भैया जी, आप तो मेरी बात का यकीन करिए भैया जी, मैंने कुछ नहीं किया है भैया जी, मेरी बात का यकीन करिए भैया जी। अब यहाँ गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं है। पंकज, ठहरो। देखो, शांता दीदी गरीब है, उसे थाना कचहरी के चक्कर में मत पाड़ो तुम। भैया, आप ऐसा बोल रहे हैं, इस चोरनी को आप सपोर्ट कर रहे हैं भैया? ये ठीक नहीं है भैया। बहू, सच क्या है ये मैं नहीं जानता। सच तो तुम जानती हो और शांता जानती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यह तुम्हारे साथ अन्याय हो या इसके साथ अन्याय हो। मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। यदि शांता को इस घर में नहीं रखना है काम पर तो ठीक है, कोई बात नहीं। शांता, तुम इस घर से अब जा सकती हो। इसके पति नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसे पुलिस के हवाले करने से क्या होगा बताओ? इसके छोटे छोटे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? कम से कम ये तो सोचो। इसलिए पंकज, भले ही हम इसे काम से निकाल देते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करो। भैया ठीक है, यदि आप बोल रहे हैं तो हम नहीं करते इसके खिलाफ FIR। बाकी ऐसे लोगों को इस तरह खुला छोड़ने से ऐसे लोगों की से और ज्यादा बढ़ जाती है। भैया जी, मुझे क्या है, एक घर में नहीं दूसरे घर में जाकर काम कर लूंगी। मैं काम ही तो करना है ना, किसी भी घर में जाकर कर लूंगी, मेरे लिए बहुत काम है। लेकिन भैया जी, आप अपने बच्चे को इस औरत से संभाल कर रखना, क्योंकि ये औरत बहुत बहुत खराब है, बहुत बेकार है। ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। आपने देखा कि किस तरह मुझ पर लांछन लगा रही है और आप लोग चुपचाप इसकी बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे ही गलत समझ लिया है। देखो बहू, हम तुम्हें भी गलत नहीं बोल रहे हैं। जो भी है हटाओ, अब वही बात को लेकर मत बैठो। ठीक है भैया जी, मैं चलती हूँ। मुझसे यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मम्मी जी, क्या आपको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बोलिए मम्मी जी। नहीं बेटा, तो झूठ नहीं बोल रही है। चल, इन सब बातों को हटा, चलकर सभी लोग खाना खा लेते हैं। पंकज, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बोलो पंकज। मानसी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसी हो। मैं ऐसे लोगों की बातों में आकर अपनी पत्नी को झूठा साबित करूंगा क्या? और घर के कोई भी व्यक्ति तुम्हें झूठा साबित नहीं कर रहे हैं। घर वाले को छोड़कर बाहर वाले पर भरोसा करेंगे क्या? तुम रोना धोना बंद करो। तुम सबसे पहले तो चलकर मुझे खाना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है।
अगला भाग देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग में। ऐसे ही प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।